वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं आव्यूह का सोपानक रूप। ठीक है, आव्यूह का सोपानक रूप, आव्यूह का सोपानक। आप देखिए आव्यूह का सोपानक रूप ये क्या होता है। इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो एशलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सोपानक रूप से भी हम जो है कोटि निकालते हैं और शून्यता निकालते हैं। कोटि और शून्यता निकालने के लिए एक और अच्छा तरीका है, एक अच्छा प्रोसेस है जिसमें हम आव्यूह के द्वारा ही या मैट्रिक्स के द्वारा ही सोपानक रूप में परिवर्तित करके, मैट्रिक्स जो आपको दिया गया है उसको सोपानक रूप में परिवर्तित करके या एशलॉन फॉर्म में परिवर्तित करके हम उसका कोटि और शून्यता निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रोसेस से हम जो है उसकी कोटि को और शून्यता को निकालते हैं और किस प्रोसेस से आव्यूह को सोपानक रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो एक ले लेते हैं आव्यूह और उसमें बताते हैं सोपानक रूप होता क्या है। सबसे पहले इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो जैसे कोई भी इसमें आव्यूह दिया हुआ है और वो अभी जैसे 0 1 2 3 0 0 1 2 और 0 0 0 0, अगर यह 3/3 का आव्यूह है तो यहाँ पर यह सोपानक रूप होता क्या है कि अगर अशून्य संख्या वाले जो पंक्तियाँ हैं वो ऊपर हों और उसके बाद शून्य की संख्या, जो जीरो की संख्या वो बढ़ती जाए और नीचे जो है ये शून्य संख्या वाले पंक्ति हों जिसमें शून्य ही पद हो, तो ऐसे फॉर्म को सोपानक रूप कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगुलर शेप में ही बनता है। ठीक है, शून्यों की संख्या वो नीचे अधिक होती है और ऊपर कम होती है। ऊपर अशून्य होते हैं और नीचे शून्यों की संख्या होती है। ठीक है, तो इस फॉर्म को या आव्यूह के इस रूप को हम सोपानक रूप कहते हैं या एशलॉन फॉर्म कहते हैं। अगर हम देखें तो इसमें सभी अशून्य पंक्तियों की शून्य पंक्ति अगर हों तो उससे पहले होते हैं। सोपानक रूप में सभी अशून्य पंक्तियां शून्य पंक्तियों के पहले होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है यदि किसी पंक्ति में प्रथम अशून्य अवयव से पहले शून्यों की संख्या अगली पंक्ति से क्या होती है, अधिक होती है। जैसे प्रथम में 0 है, द्वितीय में देखोगे आप तो 2 0 है, तृतीय में 3 0 या 4 0, इस तरह से आपको मिलेगा। यानी कि जो पहले पंक्ति लिखी गई है, आप कह लो R1 हुआ, ठीक है, या R2 हुआ, इसमें शून्यों की संख्या कम है। R1 में 1 है, R2 में 2 है और R3 में 4 है। तो इस तरह से शून्यों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसे एशलॉन फॉर्म या आप क्या कहोगे, जो है सोपानक रूप कहोगे, एशलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, या ऑफ अ मैट्रिक्स आप लिख लो, कोई वो नहीं है, ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, अब जो है इसमें कोटियां कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो आप फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट रो है और सेकंड रो, इसमें अशून्य की संख्या है। अशून्य तो हम बता रहे थे यहाँ पर अशून्यों की संख्या कितनी है, यानी कि अशून्य पंक्तियों की संख्या जिसमें 1 2 3 यानी कि शून्य के अलावा और भी नंबर दिए हों, शून्य के अलावा और भी नंबर दिए हों, तो अशून्यों की संख्या कितनी है इस चीज़ को हम ध्यान देते हैं। तो अशून्य पंक्तियों की संख्या यहाँ पर क्या है, 2 है। तो ऐसे आव्यूह की जो कोटि होगी वह 2 होगा, यानी कि रैंक जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से एस्लॉन फॉर्म से हम कोटि या रैंक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं कि इसको किस प्रोसेस से हमें करना है। तो यहाँ पर आप जो है एस्लॉन फॉर्म पढ़ रहे हैं और एस्लॉन फॉर्म से या सोपानक आव्यूह से जो है आप क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, कोटि और शून्यता। ठीक है, इस फॉर्म से भी पूछा जाता है तो, और यह इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप ध्यान दें क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन जो है 1 ये पूछा गया है आव्यूह ए और यह आव्यूह 4/4 का है। तो आपको ध्यान देना है -2 -1 -3 -2 -1 -3 एंड -1 ये है। नेक्स्ट आपका पंक्ति है 1 2 3 -1 1 2 3 -1 और इसके बाद की पंक्ति है 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 और लास्ट जो है पंक्ति है 0 1 1 0 1 1 एंड -1। ठीक है, यह आव्यूह दिया हुआ है को सोपानक में रूपांतरित करके कोटि ज्ञात करें। क्या करना है, कोटि ज्ञात करना है। यानी कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है टू फाइंड आउट रैंक बाय ट्रांसफरिंग द मैट्रिक्स इन एस्लॉन फॉर्म। ठीक है, एस्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को आप क्या करेंगे, रूपांतरित करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद आप इसका रैंक निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका रैंक किस तरह से निकाला जा सकता है और किस तरह से सबसे पहले सोपानक विधि में कैसे हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर आप आव्यूह को लिख लेंगे -2 -1 -3 -1 फिर 1 2 3। तो आप देखें 1 0 1 और 1 उसके बाद है 0 1 1 और -1। इसको जो है एस्लॉन फॉर्म में लाना है सबसे पहली बात, यानी कि सोपानक रूप में लाना है और सोपानक रूप में लाकर तब हम कोटि इसका निर्धारित करेंगे कि इसकी कोटि क्या होगी। तो सबसे पहले आप जानते हो कि आपने पढ़ा होगा जो है तुल्य आव्यूह। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, तो उसी रूप में हमें इसे सोपानक फॉर्म में हम ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें चेंजिंग करेंगे या घटाएंगे जो है या जोड़ेंगे रो को या कॉलम को, जिससे कि हमें ये जो है कुछ एलिमेंट जो डाउनवर्ड्स के हैं, नीचे के हैं, वो 0 0 में परिवर्तित हो जाएं। तो चलिए हम देखते हैं क्या इसमें किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप देखो चेंज कर लो आप, क्योंकि ये 1 2 3 और -1 है, इसको आप R2 को R1 पर ले जाओ, R1 को R2 पर ले जाओ। तो यहाँ पर जो है R1 टेंड्स R2 और R2 टेंड्स R1, यानी कि यह R2 R1 में चेंज हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर कि ये आ जाएगा 1 2 3 -1 और -2 -1 -3 एंड -1। ठीक है, ये आ गया। और फिर दोनों जो रो हैं R3 और R4 एज इट इज रखे जाएंगे, यानी कि 1 0 1 1। यहाँ पर 0 1
1 और -1, ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर ये आपको देखना है कि किस तरह से इसे 0 में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, नीचे वाले रो को या ऊपर वाले रो को। तो हम जो है R2 में 2R1 ऐड कर दे रहे हैं, R2 में 2R1, तो ये 0 हो जाएगा। R2 में अगर 2R1 ऐड कर दें तो ये फॉर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, किसको सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें जो है मिलेगा वैल्यू। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में इस प्रक्रिया को करते हैं और यहाँ R2 टेंड्स R2 प्लस R1, R2 प्लस 2 टाइम्स यानी कि 2 टाइम्स R2 प्लस R1, ये हो जाएगा 2 टाइम्स R2 प्लस R1। तो R2 प्लस 2R1 इसे कर लें, R2 प्लस 2R1 हो गया। और यहाँ पर नेक्स्ट R1 जो है उसको R3 में से आप घटा दें, यही कहा गया था। तो ये क्या हो जाएगा, जरा आप देखिए, R1 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आज इट इज लिख लें आप। और R2 प्लस 2R1 है, तो R2 प्लस 2R1 हम कैलकुलेशन यहाँ करके दिखा दे रहे हैं कि R2 प्लस 2R1 कैसे आप करेंगे। R2 यानी कि -2 प्लस 2R1, 2 टाइम्स 1 तो 2 होगा, -2 प्लस 2 ये 0 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0, ठीक है। R2 -1 और प्लस 2 टाइम्स R1 यानी कि 4 होगा, यानी कि ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर आप 3 लिख लें, ठीक है। R3 यानी कि -3 और प्लस 2 टाइम्स R1 यानी कि +6, यानी कि यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ये आप देखें 3 हो गया। और यहाँ पर -1 और प्लस 2 टाइम्स -2, तो 2 टाइम्स -1 -2 हो जाएगा, और -2 -1 -3 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा चारों जो है एलिमेंट इसके लिखे गए हैं, किस तर्ज पर लिखे गए हैं, किस नियम के द्वारा। तो हमने जो यहाँ पर दिया था R2 टेंड्स R2 प्लस 2R1, ठीक है, इसे अच्छी तरह से समझ लें। अब जो है नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया R1 टेंड्स R3, यानी कि R3 टेंड्स R3 माइनस R1, तो R3 माइनस R1, R3 क्या है, 1 है, आप देखें 1 माइनस R1 यानी कि 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। 0 माइनस 2 होगा, तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पर 1 -3, आप देखो R1 क्या, R3 क्या है, 1 है, और -3 यानी कि -2, ये हो गया। और फिर यहाँ पर 1 और -1, तो 1 और माइनस क्या हो जाएगा, +1, 2 हो गया। तो यहाँ पर आएगा -2 + 2, ये चारों आप लिख लिए, ठीक है। अब फोर्थ वाला जो है आप एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि वो कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा है, 0 1 1 1 और -1, ठीक है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना होता है इसमें। और जो आप मान रहे हो कि R2 प्लस 2R1, तो उसे समझना होगा कि R2 प्लस 2R1 करने से हमें क्या प्राप्त होगा, या R3 माइनस R1 करने से हमें क्या प्राप्त होगा, ये मिल जाए। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ से 3 3 3 है, और यहाँ -2 और 2 है। अगर हम R2 को 3 से डिवाइड कर दें और R3 को 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वह हम देखते हैं क्या है और क्या लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्विवेलेंट, और यहाँ पर R2 को किससे डिवाइड करने को कहा, 3 से, तो R2 टेंड्स 1/3 R1,
या R2, 1/3 R2 और R3 टेंड्स 1/2 R3। ठीक है, दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब देखें आप वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। पहला तो 1 2 3 -1 है, दूसरा 0 1 1, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 1 और -1, ये 3 से डिवाइड करने पे आएगा। और फिर यहाँ 0 -1 -1 एंड 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 1 1 और -1। आप देखें अगर हम R4 और R2 को देख रहे हैं तो सेम है, R4 और R2 सेम है, तो R4 में से R2 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हमें मिल जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, और हम R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर कुछ वैल्यू कट जाएगा और बाकी हमें 0 मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर R3 में से और R2 में से हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर R3 में अगर आप माइनस से वो कर दो तो ये सेम टू सेम यही चीज़ आ जाएगा। तो माइनस से अगर सब डिवाइड करते हैं तो ये माइनस माइनस हट जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो सेम इसी तरह के वैल्यू यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, R3 टेंड्स R3 माइनस R2 एंड R4 टेंड्स R4 माइनस R2। दोनों में से R2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर यानी कि घटाने पर क्या प्राप्त होगा, पहले दो में चेंज हो नहीं रहा है तो उसे लिख लेंगे 1 2 3 -1, और यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रहा है 0 1 1 -1, और यहाँ पर जो चेंजिंग आ रहा है वो R3 माइनस R2, यानी कि आप देखो हर एक एलिमेंट में R3 तो 0 -0 0 ही होगा। ठीक है, अब आप देखिए R3 में दूसरा एलिमेंट 1 है, 1 -1 0 होगा, 1 -1 0 होगा, और -1 और +1 ये भी 0 होगा। यानी कि सेकेंड पूरा रो जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पूरा रो क्या होगा, वो भी जो है आपका 0 ही है, सेम है, 0 -0 0 होगा, फिर 1 -1 0 होगा, 1 -1 0 होगा, और -1 +1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एशेलॉन फॉर्म मिल गया। अब एशेलॉन फॉर्म में हमें देखना है कि कितनी इसके अशून्य पंक्ति हैं, कितनी इसकी अशून्य पंक्ति हैं। तो देखो जिसमें 0 के अलावा और नंबर भी आता हो वह अशून्य पंक्ति हुआ। ठीक है, तो आप देखो 1 और 2 यानी कि R1 और R2 यही अशून्य पंक्तियां हैं, और यहाँ R3 और R4 सम एलिमेंट शून्य हैं। अगर मान लीजिए R3 में होता एक दो भी एलिमेंट होते तो भी उसे अशून्य माना जाता। ठीक है, तो अशून्य पंक्तियों की संख्या ही उस आव्यूह का कोटि कहलाता है। एशेलॉन फॉर्म निकालने के बाद यह कोटि निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। अतः कोटि रो 1 या रो ए से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, R से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यह क्या होगा 2 होगा, और इस प्रकार से आप कोटि निकाल सकते हैं रूपांतरित करके सोपानक रूप में। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और वो लाभ उठा सकें। और साथ साथ इसको जो है आप एक
सीरियल से देखते रहिए, जिससे कि आपको सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं और वो आपको प्राप्त हों, जिससे इसको समझने में बहुत आसानी होगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लगातार जो है देखा जा रहा है और करवाया जा रहा है। कोई क्वेश्चन स्किप, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन स्किप नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आव्यूह दिया हुआ है, आव्यूह ए, जो कि 3/4 का आव्यूह है और इसकी पहली पंक्ति है 1 2 3 1 2 3 -4 और इसकी दूसरी पंक्ति है -2 3 7 -2 3 7 और -1 और इसकी तीसरी पंक्ति 1 9 16 1 9 16 और -13, ठीक है। कि सोपानक रूप या एशेलॉन फॉर्म, सोपानक रूप या एशेलॉन फॉर्म में रूपांतरित करके कोटि ज्ञात करें। पहले वाला क्वेश्चन वर्ग आव्यूह में था, क्योंकि 4/4 का था। अब ये आयत के आव्यूह में है, यानी कि यह 3/4 है। तो इस तरह से आप इसे डिफरेंट टाइप का जो आव्यूह है उसमें भी जो है इस सोपानक रूप को किस तरह से लाते हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसे आपको समझना चाहिए। और यह आप जानते हो कि एलिमेंट्री प्रोसेस का ही प्रोसेस है, क्योंकि एलिमेंट्री प्रोसेस है जिससे कि हम जो है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लाते हैं या ये इन्वर्स निकालते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ये भी सोपानक रूप में है। और आप देखें, पहले ए लिखेंगे 1 2 3 -4 और -2 3 7 -1 1 9 16 और -13। यह जो है आपका 3/4 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसमें जो है लोअर इसके 0 आए नंबर। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, R2 को 2 टाइम्स R1 में 2 टाइम्स R1 ऐड कर देते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। और R3 में क्या करना है, R3 - R1 कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये देखना है 0 किस तरह से लाना है। तो आप जानते हो कि यहाँ 1 है, यहाँ -2 है। तो पहले ही टर्म को आप कोशिश करो कि उसे क्या करें, हम 0 लाने या 0 लाने की कोशिश करें। तो आप जानते हो 2 टाइम्स अगर R1 करोगे R2 में तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो R2 टेंड्स R2 + 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक। और यहाँ पर जो है अगर हम थर्ड रो को देखें तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अगर R3 टेंड्स R3 - R1 कर दें तो हमें यहाँ पर भी 0 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, और कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसे लिखना है। पहले 1 2 3 -4 ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर R2 में ही बदलाव होगा, ठीक है, दूसरी पंक्ति में बदलाव होना है। तो क्या करेंगे, R2 टेंड्स R2 + 2R1। तो यहाँ पर R2 क्या है, -2 है, +2R1 ट्वाइस टाइम्स ऑफ 1, तो 2 हो जाएगा और 0 आएगा।
ठीक है, तो पहला एलिमेंट इसका 0 हो गया। फिर R2 3 है, एलिमेंट 3 है सेकंड, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 4, यह जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ गया। फिर यहाँ 7 है, और जब आप 2 टाइम्स ऑफ 3 ऐड करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 3 क्या होगा 6, तो 6 और 7 13, ये हो जाएगा। फिर अगर हम 1 को लेते हैं तो -1 और 2 टाइम्स ऑफ 4, ये क्या हो जाएगा -8, यानी कि -1 -8 -9, यहाँ होगा -9, तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर -9। अब देखिए R3 में से R1 को घटा रहे हैं, ठीक है, तो R3 में से R1 को घटा रहे हैं तो क्या होगा 1, यानी कि 1 - 1 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 9 - 2 7, यहाँ पर देखिए 7 हो जाएगा। फिर 16 - 3 13, यहाँ पर आ गया 13, और यहाँ पर 13 - 4 -13 -4, तो क्या हो जाएगा -13 और +4 जो कि होगा -9, और यहाँ देखिए -9 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों जो है रो आपके इक्वल हैं। अगर हम R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेंगे R3 टेंड्स R3 माइनस R2, ठीक है, R2 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर चेंजेस किस में आया, R3 में आया, यानी कि R1 और R2 एज इट इज लिखे जाएंगे। तो R1 और R2 में क्या होंगे 1 2 3 -4, फिर हो जाएगा 0 7 13 -9, और यहाँ पर जो ये सब्ट्रैक्ट होगा वो 0 - 0 0, 7 - 7, आप देख लें, पहला एलिमेंट 0 - 0 0 दे देगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा 7 - 7 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। यहाँ 13 - 13, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा। फिर -9 और +9, यानी कि -9 और +9, ये भी क्या हो जाएगा 0 घटकर, यह भी 0 आएगा। तो अतः हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एस्लान फॉर्म मिल गया। एक ऊपर जो है नॉन जीरो एलिमेंट है, उसके सेकंड रो में भी एक 0 है, बाकी नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी कि ये बढ़ते क्रम में 0 का है, और यहाँ पर 4 0 हैं। अतः यहाँ पर एस्लान फॉर्म में हमें यह मिल गया है। तो अब देखते हैं अशून्य पंक्तियों की कितनी संख्याएं हैं। चलिए भाई, अशून्य पंक्तियों की संख्याएं काउंट कीजिए, 1 और 2, क्योंकि तीसरे में सभी शून्य हैं तो वो शून्य पंक्ति कहलाएगा। तो अशून्य पंक्तियों की संख्या हमारे पास 2 है, अतः क्या हो जाएगा कोटि या रो ए, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इस तर्ज पर एक होमवर्क के लिए दे देते हैं जो आप करेंगे, और इससे जो है सीखेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाना चाहिए। और आगे जो है इसमें और भी क्वेश्चंस आप लगाएंगे, और इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें कि किस तरह से आपको यह और अच्छे से समझाया जाए, और साथ साथ क्या समझ में नहीं आ रहा है, और इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो है क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के द्वारा सूचित करें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए अधिक से अधिक और अच्छा वीडियो बनाने के लिए, जो कि आपके पास और इससे रिलेटेड नॉलेज जा सके, ठीक है। तो अब देखिए होमवर्क है,
आज का क्वेश्चन 1, आव्यू ए, यहाँ पर -1, 1 -2, 1 -2, 1 -1, सेकेंड रो है 1 1 -2 3, एंड थर्ड रो 4 1 एंड -5 8, और आपका फोर्थ रो हो जाएगा 5 -7 2 -1, 5 -7 2 -1 का सोपानक रूप में रूपांतरित करके को सोपानक रूप में, या सोपानक रूप का इंग्लिश भी आप लिख लो, एशलॉन फॉर्म में रूपांतरित करके कोटि ज्ञात करें। तो आप इसे कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।